हेलो हेलो। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो चलो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन नाउ। आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलिए यहाँ पे वी विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द हीट ट्रांसफर एक्चुअली। मतलब वो 11th का टॉपिक था थर्मल प्रॉपर्टीज। एनसीईआरटी की बुक में अगर आप देखोगे तो उसमें 11 का टॉपिक है, उसके अंदर आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन मिलेगा। ठीक है, नाउ the question that we are dealing with right now is based on conduction. कंडक्शन के लिए जो फॉर्मूला है that is Fourier's law of heat conduction. Okay, Fourier's law of heat conduction. क्या बोलता है ये Fourier's law of heat conduction? ये बोलता है this is the Fourier's law of heat conduction. ठीक है, क्या बोलता है वो लॉ? let me say कि it says rate of heat flow. rate of heat flow, रेट जब बोलते हैं पर यूनिट टाइम तो क्यू बाई टी, ऐसा यूनिट होगा जूल पर सेकेंड। ओके, इज इक्वल टू के ए टी वन माइनस टी टू अपॉन एल। व्हाट इज के? के इज द थर्मल कंडक्टिविटी, किसी भी सब्सटेंस का थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, ए इज इट्स एरिया। मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई एम कंसिडरिंग कि भाई अगर ऐसा कोई एक समझो ठीक है, ये इसका टेम्परेचर है सपोज T1 इज इक्वल टू से 100 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो नेचुरली द हीट इज गोइंग टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन, राइट और नो? ठीक है, नाउ दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर हीट फ्लो। सो दिस इज एरिया ए, T1 माइनस T2 एंड L इज दिस लेंथ। समझे? सो ये है फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन जो आप लोगों ने 11 में देखा है और इसी को यूज करना है इस क्वेश्चन के लिए। मैंने आपको एक फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन बता दिया। क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन के लिए there are two slabs given here. There are two slabs given. Let's see. क्वेश्चन में क्या दिया है? ये तो मैंने बस एग्जांपल के तौर पर T1 T2 लिया था। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे a wall is made up of equally thick layers A and B. This is a wall made up of two layers A and B of different materials. Thermal conductivity of A, Ka, is twice that of B, is 2 times Kb. In the steady state, now this is a very interesting term, steady state. What do you mean by steady state? No, heat gain is equal to heat loss. This heat gain is equal to heat loss. मतलब वो अपने पास कोई हीट नहीं रख रहा है, जितना हीट उसके पास आ रही है उतना हीट वो आगे दे रही है। ठीक है, द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल इज 36 डिग्री। मतलब भाई यहाँ से अगर हीट इधर तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 36 डिग्री। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 36 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द लेयर ए, तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ का टेम्परेचर कम होगा और उससे भी कम इधर का होगा। ठीक है, तो आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज T1 माइनस टी। बेसिकली मुझे टी फाइंड आउट करना है जी, टी फाइंड आउट करना है। इज दिस ओके? तो यही अगर फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन में यहाँ पर अप्लाई करूँ, इफ आई अप्लाई हियर, अगर मैं फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन ही अप्लाई कर दूँ यहाँ पे क्या बनेगा ये बताइए।
सो गिव मी, बोलिए। मैं इसको बोलूँगा therefore Q by T for layer A, Q by T for A part of the wall is equal to rate of heat flow for B part of the wall. Can I say so? And therefore it is KA मतलब थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ A इंटू एरिया A। अब ये जो वॉल होगा उसका एरिया तो सेम रहेगा ना रे बाबा, वॉल का जो एरिया जो भी कुछ होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, आई एम सेइंग हियर दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वॉल, वो एरिया ऑफ द वॉल विल बी कांस्टेंट, सेम ही रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? बाकी वो ये वॉल कुछ इस प्रकार से होगा, यस और नो, लेकिन इसका जो एरिया होगा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट फ्लो वो तो सेम ही रहेगा। तो इट इज के ए, the difference in the temperatures is T1 minus T. Sorry, the difference in the temperatures T1 minus T upon L. Now this length they have got identical to equally thick लिख गया है यहाँ पे। equally thick मतलब L इधर भी है और इधर भी L है, isn't it? Is equal to KB into A into T minus T2 divided by L। कुछ कैंसिल होगा क्या यहाँ से? A and L gets cancel, समझे? Now I know that K is equal to 2 times KB. K is equal to 2 times KB. So I'll write it as 2 times KB. Temperature 1 minus temperature, I'll call this as T1 minus T is equal to KB into T minus T2. I will write it like this. Is this okay? Alright. तो ये क्या बन जाएगा बताइए? This KB gets cancelled here. KB gets cancelled. तो क्या मिलेगा? 2 times yeah, I'll get it as can I substitute here? लेकिन T1 minus T2 दिया है आपने, बाकी कुछ नहीं दिया। So I'll say here 2 times T1 minus T is equal to T minus T2। सही है, करेक्ट ना? इस इक्वेशन के दोनों साइड से मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा देख लीजिए। ऑन आइदर साइड आई विल सब्ट्रैक्ट T1 माइनस T2, दोनों साइड से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा T1 माइनस T2। आई विल सब्ट्रैक्ट ऑन आइदर साइड। क्या बचेगा यहाँ पे बताइए प्लीज? व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी? बोलिए। This will become T1 minus T2 is 36 डिग्री, करेक्ट है? तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 36। So this will become 2 times T1 minus T minus 36 is equal to, यहाँ से मैं T2 कैंसिल कर दूंगा क्योंकि ये बनेगा T minus T2 minus T1 plus T2, तो ये T2 will get कैंसिल here। सही है? तो क्या मिलेगा ये T माइनस T1, इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस T1 माइनस T, क्या बोलते हैं? राइट। तो व्हाट डू वी गेट देयर? दिस विल बिकम, तो ये माइनस इधर आके प्लस बनेगा और 36 इधर आके प्लस 36, सो दिस विल बिकम 2 टाइम्स T1 माइनस T प्लस T1 माइनस T is equal to 36, so 3 times T1 minus T is equal to 36, and this is what I want actually, is equal to 12 degree Celsius। ये मुझे चाहिए, क्या है ये? This is the fall of temperature, the temperature difference across layer A, that is T1 minus T चाहिए मुझे। I don't want T2, मुझे T2 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? T1 minus T चाहिए एक्चुअली, T भी नहीं चाहिए मुझे, T1 minus T, that's what I got, T1 minus T। Is that clear? 12 degree Celsius। Any doubts about that? What's the answer here? A is the answer। अगला क्वेश्चन है विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के ऊपर, देखिए विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। व्हाट डज विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से? विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, कौन? लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू बी अपॉन टी, सही है ना? वेरी गुड, बी अपॉन टी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। Which one of the following is perfectly black body?
nu m is the frequency of radiation with maximum intensity, T is the absolute temperature, A B C D ऐसे दिया है, nu m is the intensity। अब मुझे बताइए कि जो रेडिएशन होता है, दिस रेडिएशन के वेव्स कौन से होते हैं जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडिएशन is taking place basically because of the electromagnetic waves. And what is the speed with which electromagnetic waves are traveling? Speed of light, है ना? Speed of light. हाँ ठीक है, very good, very good. Now if I write what is C is equal to, can I say it is nu lambda? If I am talking about the sound wave, अगर मैं sound wave की बात करता हूँ तो मुझे लिखना पड़ता है v is equal to n lambda, velocity of the wave. And if I am talking about the light wave तो मुझे लिखना पड़ता है c is equal to nu lambda, बराबर है? c is the speed, nu is the frequency, yes or no? So if I am talking about the lambda max, तो lambda max के लिए corresponding जो frequency होगा वो होगा nu max, yes or no? I'll call this as nu m simply. क्या बोलेंगे इसको? nu m. Is this okay? Because nu m is the frequency of radiation with maximum intensity. Maximum intensity का जो wavelength होता है उसको हम lambda max ही कहते हैं. Yes or no? So this is the wavelength corresponding to maximum intensity. Are you understanding that? Therefore, what is lambda max की जगह पर c upon nu m. मैं लिख दूँ यहाँ पे c upon nu m is equal to b upon t. क्या बोलते हैं? Now therefore यहाँ पर ये है y axis और ये है x axis. So can I say क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. What is nu m is equal to c upon b times t. This is on y axis and this is on x axis and this is representing the equation of a straight line passing through origin. तो a b c d में से कौन सा वाला ऐसा कर्व है कि जो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है? Straight line through origin. So it is C, na? And therefore C is the perfect black body. What a strange way of analyzing the problem. एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है ना? बराबर है क्या? लैम्बियंस डिस्प्लेसमेंट लॉ एकदम अलग तरीके से यूज किया जी हमने यहाँ पे, तो करेक्ट ना? चलिए आगे बढ़ते हैं. We'll go for the next question now. Once again, the अगला question is based on Wien's displacement law. Please have a look at this. क्या दिया है यहाँ पर? A rectangular body has a maximum wavelength at 2000 Kelvin. So this is the temperature corresponding to lambda max. Its corresponding wavelength at, so I'll call this as T1. और इसका lambda max lambda m होगा, ठीक है? Isn't it? अब ये अलग टेम्परेचर है. क्या है टेम्परेचर? T2 इज इक्वल टू 3000 केल्विन. तो इसका लैम्बडा मैक्स 1, I'll call this as लैम्बडा मैक्स 1 इज लैम्बडा m. तो लैम्बडा मैक्स 2 पूछा है उनका, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. समझ में आ गया भाई? विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है? विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है? लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू बी अपॉन टी. ये फॉर्मूला है अपना, इसी फॉर्मूले को यूज करना है. तो इफ आई यूज इट फॉर टू मतलब देयरफॉर व्हाट इज बी इज इक्वल टू लैम्बडा मैक्स इनटू टी. सो कैन आई से that this is equal to lambda. For first case, if I am applying, then this will become lambda m lambda max 1 into t1 is equal to, because b is equal to this, and second के लिए भी अप्लाई करेंगे तो lambda max 2 into t2. सही है या नहीं है? I'll just put it in the box here. यही फॉर्मूला यूज करना है मेरे को. तो lambda max 1 क्या आएगा? lambda m आएगा. t क्या आएगा? t1 2000 और t2 lambda max 2 चाहिए मुझे, and this is 3000. बस what is lambda max 2 is equal to 2 by 3 times lambda m, and that's the answer. Okay,
2/3 times lambda b is the answer. Is this clear to you? Easy था. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला वाला, जरा देखिए. Thermal radiation from hot body travels with the velocity of 330 ना. This is velocity of sound wave. And thermal radiation travels with the these are the electromagnetic waves, and they travel with the speed of light. So D is the answer. समझ में आ गया? साउंड नहीं, लाइट के स्पीड से जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 61. एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस. आपको मैं बता दूं, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन क्वींस डिस्प्लेसमेंट लॉ. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस show that the intensity of solar radiation is maximum. Intensity is maximum for this wavelength in the visible region. Estimate the surface temperature of the sun. जबरदस्त प्रॉब्लम है. We are going to find the surface temperature with the help of Queen's displacement law. Sun का टेम्परेचर. करेक्ट? कोई नहीं, हम ये बोलते हैं कि मैक्सिमम सोलर रेडिएशन, सो आई से लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू V अपॉन टी. तो लैम्बडा मैक्स कितना दिया है? 40 नैनोमीटर. नैनोमीटर को मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा. व्हाट इज 480 इंटू 10⁻⁻⁹. B इज इक्वल टू 2.88 इंटू 10⁻⁻³ अपॉन टेम्परेचर T. सो व्हाट इज T इज इक्वल टू 2.88 इंटू 10⁻³ अपॉन 4.8 इंटू 10⁻⁷. सही है? तो कितना बनेगा? इसको मैं 28.8 भी बोल सकता हूँ, एंड दिस इज 48 ऑल्सो भी चलेगा. 12 4 जा 12 2 जा 4 जा. करेक्ट? तो दिस इज 0.6 इंटू 10⁻⁴. मतलब 1 2 3 4 6000 केल्विन. So that's the answer. Is this okay? Any doubts about that? अच्छा question. Next question I will go for. 12 अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. The wavelength of maximum intensity कौन सा किसके ऊपर डिपेंड है बताइए मुझे. ठीक है, नाउ इन दिस केस ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम है. तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की अगर बात कर रहे तो क्या होगा? वो मींस डिस्प्लेसमेंट लॉ. मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा तो लैम्बडा मैक्स है. द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सो आई हैव बीन गिवन लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू कितना? 289.8 nanometer. The radiation intensity of the star is radiation intensity of the star. Radiation intensity क्या होता है जी? The answers are given in, देखो यहाँ पर स्टीफन्स लॉ भी दिया है और विन्स कांस्टेंट भी दिया है. So I have to make use of both by Wien's law. Wien's displacement law. Lambda max is equal to B upon T. यहाँ पर मुझे lambda max दिया है, B दिया है, तो can I find out the temperature? Yes, correct. अब उन्होंने स्टीफन्स लॉ भी तो दिया है, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ. क्या है स्टीफन्स लॉ? सिग्मा टी रेज़ टू 4. ठीक है, इधर क्या है? Q अपॉन AT. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो मुझे Q अपॉन A चाहिए, है ना? रेट ऑफ रेडिएशन मतलब T इज इक्वल टू 1 सेकेंड लेने का. समझे क्या? तो मुझे Q अपॉन A और T इज इक्वल टू 1 सेकेंड लेने का, तो मुझे रेट मिलेगा, वो रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ द स्टार. इज दैट क्लियर?
ठीक है, तो मुझे यहाँ से टेम्परेचर मिलेगा, वो टेम्परेचर इधर देने का और गेट द आंसर, दैट्स इट, समझे। तो चलिए लैम्बडा मैक्स व्हाट इज टी इज इक्वल टू बी 2898। अब देखिए यहाँ पर बी का जो वैल्यू दिया है मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइक्रोमीटर है, तो 2898 इंटू 10⁻⁻6 मीटर केल्विन, क्या समझे, 2898 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन टी, सॉरी अपॉन लैम्बडा मैक्स, लैम्बडा मैक्स आएगा ना अपॉन, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, सही है। तो दिस इज 289.8 10⁻⁻9 मीटर, करेक्ट है। So this is 289.8 into 10⁻⁻9। अब इसका नंबर देखिए कैसे दिए हैं, ये 10 टाइम्स है ना, तो 10 into 10⁻⁻6 plus 9 is +3, so this is 10⁻⁴ केल्विन, समझे। अब ये टेम्परेचर अब मुझे इधर सब्स्टिट्यूट करने का, सिग्मा इज 5.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁴ का रेज़ टू 4, क्या आएगा ये, 4 4 जा 16, तो ये आएगा 8, दिस इज 5.67 इंटू 10⁻⁸ watt per meter square, this is for 1 second, so Q by A, what is the answer here, any doubts about this, समझ में आ गया। तो ऐसा एक क्वेश्चन था ये जिसमें दोनों भी लॉज यूज करने थे अपने, क्वेश्चन नंबर 63। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। The temperature of a radiating body increases by 30%. Temperature increases by 30%. The increase in the amount of radiation is amount of radiation मतलब emissive power, amount of radiation मतलब emissive power, ठीक है। तो emissive power is directly proportional to T⁴, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, we can say therefore E dash upon E is equal to T dash upon T⁴, सही है। यहाँ पर उन्होंने टेम्परेचर बॉडी का कितना किया, इंक्रीजेस बाय 30%, मतलब पहला टेम्परेचर अगर T है तो नया टेम्परेचर क्या होगा 1.3 T, 3T नहीं 30%, 30% मतलब per 100, मतलब ओल्ड वैल्यू और ओल्ड टेम्परेचर एंड न्यू टेम्परेचर। पहला टेम्परेचर अगर 100 होगा तो नया 30% मतलब 130, पहला टेम्परेचर T होगा तो इसका कितना, इसके लिए इतना तो उसके लिए कितना, समझे। तो व्हाट इज दिस, T2 is equal to 130 upon 100 into T, that is 1.3 T, हेलो, तो दिस इज T2 is equal to 1.3 T, समझे। सो क्या बनेगा ये, दिस विल बिकम T डैश या T2 बोल सकते हैं आप लोग इसको, दिस इज T2 T1, सही है ना। That is 1.3 T upon T⁴, 1.3 का स्क्वायर 1.69, सही है, करेक्ट ना, नहीं ⁴ ना रे बाबा, तो दिस इज 1.3⁴, वैसे सही है ना। कितना आता है 1.69 का स्क्वायर, 1.69 इज अप्रोक्सीमेटली 1.7 का स्क्वायर, 1.7 का स्क्वायर 289, करेक्ट है क्या, है ना। अब मुझे चाहिए परसेंटेज, व्हाट इज परसेंटेज में इंक्रीज दिया है उन्होंने, प्लीज चेक है, परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू E डैश माइनस E अपॉन E इंटू 100, सही है ना कि नहीं है। देखो मुझे परसेंटेज इंक्रीज चाहिए, दैट मीन्स व्हाट इज द प्रीवियस वैल्यू ऑफ E, ओल्ड वैल्यू ऑफ E
एंड व्हाट इज द चेंज इन ई। ओल्ड वैल्यू अगर ई था तो चेंज इन ई इज ई डैश माइनस ई। इसके लिए इतना तो 100 के लिए कितना, समझे? तो इट विल बी ई डैश माइनस ई अपॉन ई इंटू 100। दिस इज परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ ई। यही तो लिखा है मैंने यहाँ पे, यूनिटरी मेथड से दिया। नो व्हाट इज ई डैश माइनस ई, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ई डैश अपॉन ई माइनस 1 इंटू 100। Now what is E dash upon E is 2.89. 2.89 minus 1 is 1.89. 1.89 into 100 is equal to 189%, which is the closest value. A is the closest value. Is this okay? Hello? Agla question. The next question I go for. Question number 64. The temperature of a hot black body is raised by 5%. 5%. मतलब पहला टेम्परेचर अगर T1 होगा तो T1 इज T, T2 क्या होगा बताइए, इज रेज्ड बाय 5%. रेट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड वुड बी इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंटेज? कैसे करेंगे? पहला टेम्परेचर भी है 5%. बताइए कैसे करेंगे? अरे ये परसेंटेज वाला सिस्टम है ना, ये आप लोग कब से देख रहे हो? पिछले 12 साल से, 11 साल से, है ना? एग्जाम में बोलते हैं ना 90% मिले नहीं, क्या डेल्टा टी? देखो पहला टेम्परेचर T1 है, T1 इज T, नया टेम्परेचर रेज किया है, raise much. So what is the amount of, what is the rise? This rise is 5% of the older temperature. मतलब पहला वाला टेम्परेचर प्लस इसका राइज कितना होगा? नाउ देखो what is the previous value? previous value and उसका राइज पर 5% से अगर पुराना वैल्यू 100 होता तो what is the rise? 5% पर 100. 100 के लिए राइज था 5%. तो प्रीवियस वैल्यू अगर इतना है, बराबर है ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? 5, 100 के लिए 5, तो t के लिए कितना? दिस इज 5t अपॉन 100. यस, और इज दैट इक्वल टू 0.05t? दिस इज द राइज 0.05t. So t को कॉमन लीजिएगा, it will become 1.05t. Is this clear? T2. Any doubts about that? Then they are saying the rate of heat energy radiated would be increased by. So what is the rate of heat energy radiated? Rate of heat energy radiated. मतलब क्या रे? मतलब Q upon AT. इसको हम MSC पावर ही बोल सकते, Q upon T बोलो या Q upon T बोल दिया तो भी चलेगा. एक्चुअली रेट बोला है तो I'll say Q upon T. चलिए, दिस इज द रेट वी से इज इक्वल टू R. बराबर है क्या? हमको तो पता है कि भाई Q upon AT
इज सिग्मा टी रेज टू 4, सही है। व्हाट इज द रेट of heat energy radiated, which is Q upon T is equal to A times sigma T raised to 4, सही है, करेक्ट ना। Alright, तो अब इंक्रीज इन द रेट, सो पहला वाला रेट क्या होगा, Q upon T in the first case is area into sigma into T raised to 4, and Q upon T in the second case is again area sigma T2 raised to 4, T2 raised to 4 and T, तो क्या इसको T2 के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कैन आई से इट इज 1.05 T ब्रैकेट रेज टू 4, सही है। अच्छा, नाउ व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है, सो दे वांट द इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज, सो व्हाट इज इंक्रीज इन द रेट of heat transfer, increase in the rate of heat transfer, increase in the rate of heat transfer is equal to Q upon T2 minus Q upon T1, this is increase। लेकिन अगर मुझे परसेंटेज इंक्रीज चाहिए, because they have given the answers in percent, so percentage increase in rate of heat transfer, percentage increase in rate of heat transfer is equal to, देखिए प्रीवियस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एंड मुझे इसका इंक्रीज इन द रेट चाहिए, इंक्रीज इन रेट कैसे लिखेंगे इसका इक्वेशन मुझे बताइए। प्रीवियस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अगर Q अपॉन T1 होगा, तो व्हाट इज द इंक्रीज इन द रेट, इट इज Q अपॉन T2 माइनस Q अपॉन T1, इसके लिए इतना इंक्रीज है, तो 100 के लिए कितना, दिस इंटू दिस अपॉन दैट, करेक्ट ना। तो क्या आएगा बताइए, दिस इज Q अपॉन T2 माइनस Q अपॉन T1 अपॉन Q अपॉन T1 इंटू 100, बराबर है क्या। So this is the increase, percentage increase in the rate of heat transfer is given by Q upon T2 minus Q upon T1 upon Q upon T1 into 100। अब बस मुझे सब्स्टिट्यूट करना है जी, यहाँ पे क्या आएगा बताइए, A sigma 1.05 T raised to 4 minus A sigma T raised to 4 whole thing divided by A into sigma T raised to 4 into 100। तो क्या क्या कैंसिल होगा जी यहाँ पे, A sigma T raised to 4 गया, A sigma T raised to 4 पूरा गया, तो क्या बचा सिर्फ यहाँ पर, what do you get there, this will give me 1.05 raised to 4 minus 1 into 100, सही है। अब 1.05 raised to 4 कितना आएगा, 1.05 का स्क्वायर is 5 5 is 25 and this is 10 into 11 that is 110, 1 2 3 4, करेक्ट है, पता है ना। अब उसका स्क्वायर चाहिए, लेकिन इसका स्क्वायर तो 1.1 ही आ गया, मैं तो 1.1 ही ले लूंगा उसको, 1.1 का स्क्वायर इज 121 दैट इज 1.21, तो इसका रेज टू 4 इज अप्रोक्सीमेटली 1.21 माइनस 1 into 100 and that is equal to 0.21 into 100 and that percentage is 21%. Percentage is 21%. The nearest value here is 22% and B is the answer. Is this clear? क्या बोलते हैं, स्टार या हाफ स्टार, क्योंकि यहाँ पर आपको परसेंटेज के साथ खिलवाड़ करना है ना थोड़ा सा, तो यू हैव टू बी रियली वेरी केयरफुल अबाउट इट। राइज इन द टेम्परेचर, परसेंटेज राइज इन द टेम्परेचर, परसेंटेज इंक्रीज इन द एमिसिव, समझेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। टू स्फीयर्स ऑफ द सेम मटेरियल, अगर स्फीयर्स का मटेरियल सेम है तो क्या सेम होते हैं,
कौन सा प्रॉपर्टी सेम होगा? एमिसिविटी सेम होगा उसका। हैव रेडिया R1 and R2, हैव रेडिया, I'll say R1 is equal to 1 meter and R2 is equal to 4 meter. ठीक है, R1 and R2, and temperatures T1 4000 Kelvin, T2 2000 Kelvin. Respectively, the energy radiated per second by the first sphere is energy radiated by the first sphere is so many times the other. Now we know the formula. MHC power is equal to, for ordinary body, E is equal to Q upon AT is equal to E sigma T raised to 4. लेकिन जब मैं एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड बोल रहा हूँ, I am talking about Q upon T. So what is Q upon T is equal to A times E sigma T raised to 4. A times E sigma T raised to 4. सही है? ओके, सो अब मुझे यहाँ पे अगर इन दोनों को कंपेयर करना है तो आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ओनली। मुझे यही फॉर्मूला यूज करना है। चलिए, तो क्या बनेगा ये बताइए। Q अपॉन T 1 अपॉन Q अपॉन T 2 इज इक्वल टू एरिया 1। नाउ अगर सेम मटेरियल है तो दोनों का E सेम ही होगा, सो E एमिसिविटी सिग्मा T1 raised to 4 upon A2 E sigma T2 raised to 4। तो इसमें से E और सिग्मा गेट्स कैंसिल। नाउ इट्स अ स्फीयर, तो उसका एरिया क्या होगा जी? अच्छा, पायर स्क्वायर। स्फीयर का एरिया कितना होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैं 9th वालों को पढ़ा रहा था तो उन्होंने तो 4 पाई आर स्क्वायर बताया। 4 पाई R1 स्क्वायर इंटू T1 raised to 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई R2 स्क्वायर इंटू T2 raised to 4। तो कुछ कैंसिल होगा, बिल्कुल 4 पाई ऑल्सो गेट्स कैंसिल नाउ, ठीक है ना। नाउ दिस इज R1 अपॉन R2 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू T1 अपॉन T2 raised to 4। तो R1 अपॉन R2 दिस इज 1/4 का स्क्वायर एंड T1 अपॉन T2 4000 अपॉन 2000 raised to 4। तो कुल मिलाकर क्या आएगा बताइए? दैट इज इक्वल टू दिस इज 2 raised to 4 अपॉन 4 का स्क्वायर, 2 raised to 4, 2 to the 4, 4 the 16 and 4 4 the 16, so they are equal। तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? therefore they are equal in both the cases, rate of heat is equal in both the cases ना। C is the answer। is this clear? अच्छा क्वेश्चन था, it was a good question। all right, next question I'll go for, ये रहा आपके स्क्रीन पर। the temperature of the sun were to increase from the temperature of the sun were to increase, now sun here is assumed to be a perfect black body। हम बोलेंगे पागल हो गया? हाँ, we have to assume that it's a perfect black body, ठीक है। to increase from T to T, मतलब पहले केस फर्स्ट में पहले कितना था वो? T है, तो उसको इंक्रीज करके 2T होना है एंड इट्स रेडियस फ्रॉम R to 2R। द रेशियो ऑफ पावर रेडिएटेड, पावर बोले तो पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, है ना। तो हमारे पास एमएचसी पावर का क्या फॉर्मूला होता है? E, और ये ब्लैक बॉडी यूज कर रहे हैं हम लोग, बी, EB इज इक्वल टू सिग्मा T raised to 4, लेकिन EB का मतलब होता है Q अपॉन
80, लेकिन मैं यहाँ पर एनर्जी अपॉन टाइम की बात कर रहा हूँ, तो एरिया उधर जाएगा. सो व्हाट आई से हियर, इट सेज Q अपॉन T इज इक्वल टू A सिग्मा T रेज टू 4. सही है, isn't it? अगर मैं इसको परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं बोलता हूँ, इफ आई डोंट कॉल इट एज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, तो बस मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर E मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सही है, करेक्ट ना, कैंसिल हो जाएगा. अब मुझे उसको रेशो ऑफ पावर रेडिएटेड बाय इट वुड बिकम, तो आई विल से Q अपॉन T in the second case divided by Q upon T in the first case is equal to E area 2 sigma T2 raised to 4 divided by E A1 sigma T1 raised to 4. क्या कैंसिल होगा, E and sigma gets cancel, तो क्या बचेगा, A2 इट्स अ स्फीयर ना, तो 4 pi R2 is 2R and T2 is 2T. सही है, डिवाइडेड बाय 4 pi R स्क्वायर इंटू T रेज टू 4. कुछ कैंसिल होगा क्या, 4 pi R स्क्वायर गेट्स कैंसिल एंड T रेज टू 4 ऑल्सो गेट्स कैंसिल. तो क्या बचेगा वहां पे, 2 स्क्वायर इंटू 2 रेज टू 4. करेक्ट, 2 स्क्वायर कितना होता है, and 2 raised to 4 is 16. So this will become 64 times Q upon T in the second case is 64 times Q upon T in the first case. Is this clear? So the answer is 64 times A is the answer. Is this okay? Any doubts about that? Agla question. Question number 67. क्या दिया यहाँ पे, the rate of cooling at 600 Kelvin is surrounding temperature. जब surrounding temperature की बात हो रही है तो it is Newton's law of cooling. Surrounding temperature, it is Newton's law of cooling. क्या बोलता है Newton's law of cooling? Rate of loss of heat. क्या देखा था हमने, rate of loss of heat, जिसे हम क्या बोलते हैं, dq by dt is directly proportional to the excess temperature theta minus theta 0. इसको उन्होंने अलग शब्दों में भी दिया था, और क्या, rate of fall of temperature, rate of fall of temperature, जिसको मैं d थीटा बाई डी टी बोल सकता हूँ, इज इक्वल टू k इंटू थीटा माइनस थीटा 0. सही है, तो फॉल ऑफ हीट या लॉस ऑफ टेम्परेचर दोनों भी वही है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. तो मुझे सेकंड वाला यूज करना पड़ेगा बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर, है ना. अब बॉडी जो है उसका टेम्परेचर कितना है, 600. मतलब पहली केस में if I say the body का temperature, so I'll call it as theta 1 is equal to 600 Kelvin and surrounding temperature theta 0 है, कितना है, 300 Kelvin, and rate of cooling, I think I'll use the first वाला formula. पहला वाला formula यूज करना पड़ेगा मुझे, ये वाला, क्योंकि इन्होंने रेट ऑफ कूलिंग जो है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट itself is called as rate of cooling. Itself is called as rate of cooling. So this they are calling it as H. So first case में अप्लाई करूंगा, H is equal to K into what is theta 1 minus theta 0. First case. And second case में उन्होंने वही पूछा है, rate of cooling, isn't it? तो इसको मैं बोलूंगा dq upon dt. I'll call this as dq by dt. In the second case, this is asked is equal to k times theta 2 minus theta 0. Let's take the ratio. What I get there? H upon dq by dt 2. K gets cancelled. What is theta 1? By theta 1 is 600 Kelvin. And ambient temperature
300 डिवाइडेड बाय थीटा 2 के लिए व्हाट इज दैट 900 के लिए माइनस 300, तो क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज इक्वल टू 300 अपॉन 600 दैट इज इक्वल टू हाफ, है ना। तो दिस इज h अपॉन dq by dt to क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dq by dt in the second case rate of cooling is 2 times h, कितना होगा, so the answer is B. Is that clear? Are you all following there? समझ में आ रहा है, ठीक है। सो NCERT के क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म हो गए, बट यू कैन सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस इफ यू वांट, आपको चाहिए तो आप कर सकते हो सॉल्व, बट आई थिंक आई विल स्विच ओवर टू मैथ्स नाउ। दिस चैप्टर इज ओवर, यस चैप्टर खत्म हो गया। अभी मत जाओ, ब्रेक वाटर, ओके।